डॉक्टर लक्ष्मण, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे बिहार की सियासत को लेकर भी मैं बात करूंगी कि वहां किस तरह से एनडीए में क्या फूट हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर खबरें इंडिया गठबंधन को लेकर चलाई जाती है कि इंडिया गठबंधन में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर देखें तो खुद एनडीए में कितनी फूट है। महाराष्ट्र और बिहार में तो सीट बंटवारा भी नहीं उनका हो पा रहा है, और ऊपर से उद्धव ठाकरे का ये ऑफर नितिन गडकरी को, और ये भी पता है कि नितिन गडकरी जो है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली शब्द का ये इस्तेमाल किया है कि दिल्ली के आगे उन्हें झुकना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है। हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां स्टेज पर प्रधानमंत्री जो है वो सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और सारे नेता जो खड़े हुए हाथ जोड़ रहे हैं। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जो सीधे अपने हाथ जो नहीं जोड़ते हैं, सीधे हाथ को ऐसे किए हुए खड़े रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आए हैं। आप इस ऑफर को उद्धव ठाकरे के और महाराष्ट्र में हो रही सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बात चूंकि राजू जी ने जहां से शुरू की, मैं भी उसमें जिम्मेदारी समझता हूं कि अपनी सहमति जताऊं कि बैलेट पेपर और ईवीएम वाली उसका एक प्रसंग है, इसी से लोग समझ जाएंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, और ये मीम्स मटेरियल है एक तरह से, कि विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम्हें सबसे ज्यादा किस पेपर से डर लगता है, तो एक शरारती विद्यार्थी ने बोला बैलेट पेपर से। तो ये असल में यही सवाल है। अगर अकेले सब पर भारी हैं तो उन्हें ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो जो ये ईवीएम को या तो जीत और हार का श्रेय दे दिया जाता है ना, उससे मोदी जी की क्रेडिट कमजोर होती है। अगर उनको जीतना ही होगा तो बैलेट से जीत जाएंगे, तो ये एक तो सवाल है, इसलिए जरूरी सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। बहरहाल ये दूसरा एंगल इस पूरी बातचीत का जो आपके सवाल में भी निहित था, वो ये था कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार एक ही किस्म की खबरें दिखाती है कि विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बना, गठबंधन टूट गया, बिखर गया, ये सारी चीजें। कभी वो ये नहीं दिखाते कि बीजेपी या एनडीए के गठबंधन में क्या चल रहा है। तो आपने ये दो राज्यों का खेल दिखाया, बहुत सारे राज्यों में ये है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, यूपी में क्या हो रहा है। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बिहार का नाम ही नहीं आया उस पहली सूची में, महाराष्ट्र में तो खेल ही हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, क्योंकि वहां असल में कोई परिवार निर्णय नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी वो हुआ करती थी जिसमें नागपुर का एक परिवार निर्णय लेता था। अब उस नागपुर के परिवार को एक व्यक्ति के परिवार से चुनौती मिल गई, और यह भी ध्यान रखिएगा वो चुनौती बिहार से ही निकल करके आई, और एक बयान के बाद सब परिवार उनके हो गए। इसका मतलब यह है कि अंदर से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। नितिन गडकरी का तो एक ऐसा सैंपल जिसे कहते हैं ना, एक चावल का दाना एक ने उठाया और उससे ये देखा कि बहुत अंदर हलचल है। लेकिन बहुत हलचल वहां भी है, राजनाथ सिंह क्या करते हैं, और तमाम लोग तो गुजर गए। क्या राजनाथ सिंह को यह बात अच्छी लगती होगी कि वो चाहते थे कि उनके बेटे पंकज सिंह, जो कि उन्हीं के बेटे हैं परिवार से, उनको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री तो गलती से निकल गया, क्योंकि वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं होने देते। वहां क्या चल रहा है, दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा था कि 6 महीने हो गए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। दिल्ली ने कहा कि जाके मंत्रिमंडल विस्तार करो, मिनिस्टर ऑन वेटिंग लोग घूमते रहे, और मंत्रिमंडल विस्तार तब किया जब फाइल देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, आचार संहिता लग जाएगी। ये जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा था वो क्या है, दिल्ली और बिहार में क्या चल रहा था, कौन गठबंधन तोड़ना चाह रहा था, कौन नहीं हुआ। तो बहुत सारी हलचल उस परिवार में भी है जो यह देख रही है कि भाई एक व्यक्ति इतना हावी हो गया कि वह सबके स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है। उसमें से एक चीज नितिन गडकरी की है, जो कि पहले से भी बोलते रहे। लेकिन मुझे एक संदेह है बुशरा जी, एक चीज देखिएगा, कुछ दिन पहले नितिन गडकरी भी बोले थे, वो अपने बयान दे दिए थे भ्रष्टाचार से लेकर के कई मुद्दों पर। बीच बीच में वो सटायर ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं दिल्ली समझ भी पाती है कि मेरे ऊपर था कि विपक्षी दलों के ऊपर था। तो नितिन गडकरी थोड़ी चालाकी से बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द्वारिका वाली किसी सड़क का कोई पर्चा खुल गया कि उसमें घोटाला हो गया, फिर लंबे समय से वो चुप हो गए। खेल दूसरी जगह खेला जा रहा है।
कौन नहीं जानता है कि कोई अंतरात्मा नहीं जागती, सांसद विधायक दाएं से बाएं बाएं से दाएं क्यों होते हैं? क्योंकि या तो किसी के पास देने के लिए इतना कुछ होता है, जैसे जयंत चौधरी का दिल जीतना है तो जयंत चौधरी के दिल जीतने के लिए कई चीजें एक साथ लगेंगी। एक भारत रत्न दादाजी को, जैसे मोदी जी में चरण सिंह जी की छवि दिखने लगे, फिर एक राज्यसभा, 2 मिनिस्टर, 2 सीटें, ये होता है एक पैकेज। दूसरा पैकेज ये होता है कि आपको डरा दिया जाए, आपका वो मुकदमा, आपका वो वाला केस, आपके ऊपर सीडी भी है, ईडी भी है, सब कुछ है। इस सब से केवल उस आंतरिक आक्रोश को साधने की कोशिश मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही है, जो आंतरिक आक्रोश बहुत ज्यादा है। बस होता यह है कि उनके पास विकल्प इस तरह के नहीं होते। अब इन्फ्लुएंसर पे चर्चा हो रही है, अकेले अकेले एक व्यक्ति, अब सोचिए नरेंद्र मोदी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई हो गया? हाँ, हो गए, उनके अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनसे 400 पार के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यही बिहार में भी हो रहा है, कुनबा संभाले नहीं संभल रहा। आखिरी में एक बात जोड़ दूं, बिहार में बीजेपी क्या करना चाह रही है भाई? जेडीयू को कितनी सीटें देंगी और एलजेपी को कितनी सीटें देंगी? उसी एलजेपी को जिसे नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए 2020 में इस्तेमाल किया गया था। तो बाकी लोग भी तो वो कोशिश करेंगे। अब अगर जो कोशिश चल रही है, जो साधा नहीं जा रहा, देखिए हो क्या रहा है, गुजरात के अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश में, जो अभी आप इंट्रो में बोल रही थी बुशरा जी, कि अगर वो खेल हो गया मायावती जी वाला, तब क्या होगा सोचिए। तो अभी बीजेपी उसके लिए लगेगी कि नहीं नहीं मायावती जी उधर न चली जाए, अच्छा आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा देनी है, चलो हम Z+ दे देंगे, चलो हम SPG लगा देंगे, लेकिन मायावती जी गठबंधन ना कर लें। अपने गठबंधन को टूटने से बचाना है और दूसरे के गठबंधन को तोड़ना है, ताकि अब की बार 400 पार हो जाए। तो ये असली कहानी है जी। डॉक्टर लक्ष्मण, अब ऐसे में जो जिसका आपने पहले ही उसमें आपने जिक्र किया, और इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट अप करना चाहूंगी और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, बिहार की अगर हम बात करते हैं, भले ही नीतीश कुमार को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया हो, लेकिन पता है कि नीतीश के आने के बाद उनके बीजेपी के लिए स्थितियां खराब हुई हैं, स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको ही पता है कि वो आखिरी राजनीतिक सांसें जो है वो ले रहे हैं, और उनकी पार्टी का क्या हाल है और कैसे बीजेपी उन्हीं की पार्टी को खत्म कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्या डर होंगे, जिस तरह से तेजस्वी कहते हैं कि क्या डराया होगा और क्या एजेंसीज की क्या बातें होंगी जिसकी वजह से वो उधर जाने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन अभी अगर वहां पर देखते हैं तो अपना गठबंधन बीजेपी को संभाले नहीं संभल रहा है, और बिल्कुल आशंका यह है कि किसी भी वक्त चिराग पासवान जो है, अगर उन्हें एजेंसी से नहीं डराया जाता है तो हो सकता है कि वो इधर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि 6 सीटें जाहिर सी बात है बीजेपी किसी कीमत पर नहीं देने जा रही है। उनके चचा भी क्लेम कर रहे हैं अगर दोनों को देंगे तो फिर कैसा होगा। वो यहाँ पर नीतीश कुमार का कहना है कि उनको भी कम से कम 16 सीटें दी जाएं जो वो जीत कर आए हैं। तो यहाँ पर बाजी जो है पूरी तरीके से एक तरह से पलटती भी नजर आ रही है बीजेपी के लिए। 40 सीटें हैं वहां पर, इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार बिहार बंगाल का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपसे फिर मैं यूपी का भी मैं पूछूंगी, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है अभी प्रियंका को लेकर। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पेच फंसा है वो महाराष्ट्र में ही नहीं है, यूपी बिहार 2 प्रदेश ऐसे हैं। मैंने अभी पिछली टिप्पणी में भी कहा ना कि गुजरात के बाद सबसे कंफर्टेबल खुद को बीजेपी यूपी में मानती है। उसको लगता है कि बसपा अलग लड़ेगी, सपा और कांग्रेस अलग लड़ेंगे, मतलब ये गठबंधन अलग, ये गठबंधन अलग, तो दोनों का फायदा बीजेपी को होगा। सोचिए, मतलब बीजेपी अपना फायदा किस में देख रही है? अपने विपक्षी दलों को बांट देने में। सियासी फायदा होता तो काम पर लड़ते, राम पर लड़ते, लेकिन वो तो कुछ और कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेच फंसा हुआ है। अब पेच फंसा हुआ है, बिहार से शुरू करें तो बिहार में पिछले दिनों क्या हुआ? नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के धुरी बन रहे थे। नीतीश कुमार पहली बैठक बिहार में कराने के बाद से लेकर के अपने ओबीसी चेहरा होने और तमाम तरह के मुख्यमंत्री पद का अनुभव, बड़े नेता होने के तमाम चीजों के चलते एक बड़े चेहरा बन गए। उन्होंने गठबंधन आगे बढ़ाया। अब उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया,
खिड़की दरवाजे बीजेपी ने खोल लिया और नीतीश कुमार को अपने पास मिला लिया। अब सही बात है कि तेजस्वी बार बार पूछ रहे थे कि इसके लिए क्या हुआ, इस बार तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इस बार तो कोई आरोप भी नहीं पता चला। गठबंधन तोड़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ आप गौर करिए। ठीक है, बीजेपी भारी पड़ गई, बीजेपी ने सरकार बना लिया। उसके बाद तेजस्वी जन विश्वास यात्रा लेकर जनता के बीच चले गए, 10 दिन में 3400 किलोमीटर। और उसके बाद जब इंडिया अलायंस, एक थोड़ा सा फॉर्मुलेशन इसको ऐसे करें, जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था बिहार में, उसी दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें हमने दे दी हैं, बाकी सीटों के लिए बातचीत जारी है। तो अखिलेश यादव ने उचित समय पर एक संकेत कर दिया कि उधर अगर गठबंधन टूट भी रहा है तो इधर देखिए हम गठबंधन जोड़ने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। राजनीति ऐसे शेप लेती है, ईमानदारी से जो जुड़े होते हैं, जिनकी अंतर आत्मा भी वही होती है जो बहिर आत्मा होती है, वो लोग खुल के राजनीति करते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता। उसके ठीक बाद जब विपक्षी दलों के लिहाज से इंडिया गठबंधन अभी धीरे धीरे शेप ले रहा था, अभी धीरे धीरे उठ रहा था, 3 मार्च को पटना में तेजस्वी ने जन विश्वास रैली की और लाखों की तादाद में लोगों को खड़ा कर लिया। और उस मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर के, लेफ्ट पार्टियों से लेकर के अखिलेश यादव, तमाम लोग सामने दिखे। तो उसके बाद से उसने इंडिया गठबंधन के बीच एक ऊर्जा भर दी, उत्साह भर दिया कि नहीं, हमारे साथ जनता खड़ी है, जो लोग भाग गए उनके साथ नहीं खड़ी। उसके बाद से क्या हुआ, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। चिराग पासवान को यह लगा कि जब हमें आपके द्वारा इस्तेमाल ही होना है, आपने 2020 में हमारा इस्तेमाल किया कि जहां नीतीश कुमार लड़े थे वहीं आपने लड़ा है, तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को उतनी जगह मिल जाए जितनी वो मांग रहे हैं, तो बीजेपी पर वो दबाव डालेंगे। चिराग पासवान तेजस्वी से भी मिल रहे हैं, चिराग पासवान कहीं से कमतर नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी दो भागों में बीजेपी ने तोड़ दी है। एक तरफ एलजेपी जो उनके चिराग के चाचा हैं पशुपत पारस, और दूसरी तरफ चिराग, तो दोनों ज्यादा सीटें मांगेंगे। अब जब दोनों सीटें ज्यादा मांगेंगे तो इसका दबाव बीजेपी के ऊपर आएगा कि अगर उन दोनों को सीटें ज्यादा दे देंगे तो मांझी जी कहेंगे कि हमें भी एक रोटी ज्यादा चाहिए। मांझी जी पिछली बार बोले थे ना, बिहार में बीजेपी इतनी बुरी तरह से फंस गई है, बस वहां कोई टेलीविजन चैनल नहीं है जो इस पर बहस कर रहा है। आपके यहां बहस हो रही है, देखिए इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। जैसे ही पशुपति पारस को बीजेपी 6 सीटें 5 सीटें देंगी, चिराग भी 5 सीटें मांगेंगे, और जैसे ये 5 मांगेंगे, जीतन राम मांझी कम से कम 4 मांगेंगे, और जैसे ये सब मांगेंगे 16 जेडीयू करी, हम तो जीते हुए हैं, हमें तो 16 चाहिए ही, तो बीजेपी क्या 5 सीटों पर लड़ेगी। तो इस तरह से बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। अभी राजू जी जो कह रहे थे ना, बैगेज इतना ऊपर भारी ओढ़ लिया गया है, वो बिहार में इनके गले की हड्डी बना हुआ, इसलिए बिहार में। और दूसरी बात, बिहार की पॉलिटिक्स नैरेटिव चेंज करने वाली है। बिहार में तेजस्वी ने कह दिया कि हम 20 में चुनाव लड़े थे तो हमने कहा था एक पहली कैबिनेट की बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जैसे ही गठबंधन में आए लगभग 5 लाख नौकरी दे दी। अब देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि 30 लाख सरकारी नौकरी हम सरकार में आते ही देंगे। ये वो है नैरेटिव चेंज करना जो बिहार में तेजस्वी ने किया। तो एक तरफ गठबंधन का समीकरण भी बिहार में बीजेपी को परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ नैरेटिव है, जो नैरेटिव नौकरी का है, जो नैरेटिव जातिवार जनगणना का है, जो नैरेटिव संविधान को बचाने का, सामाजिक न्याय का है, वही नैरेटिव बिहार से यूपी में आ रहा है। कल्पना करिए कि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक जीप पर दिख गए, सीट का बंटवारा हो गया, जयंत चौधरी को बीजेपी ने तोड़ लिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में उनको लगा कि जयंत के साथ जाना है, और जयंत को कई चीजें दी गई तो जयंत चले गए उधर। सोचिए, यूपी में 7 सपा दे रही थी, उनको वहां 2 मिला, फिर भी चले गए मंत्री पद। और ये इस बीच में अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी इस इंडिया अलायंस में आ गई तो उसके बाद पूरा खेल बदल जाएगा, और वो केवल यूपी में नहीं बदलेगा, वो पूरे देश में बदल जाएगा। क्योंकि दलितों के बीच और बहुजन तबके के बीच आदरणीय मायावती जी की जो भूमिका है ना, वो एक नेता मात्र की नहीं है, वो एक इमोशन है। वो कितना भी राजनीतिक रूप से कोई निर्णय लें, उनके राजनीतिक निर्णय की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो होना है भारतीय राजनीति में वो एक इमोशन है। और जैसे ही उसको अगर इंडिया अलायंस उस इमोशन को अपने साथ जोड़ ले गया तो पूरे देश में 5 से 10% वोट पर असर हो जाएगा, और वो उसकी गुंजाइश पूरी तरह बची हुई है।
उस पर आप देखिएगा, अखिलेश यादव जी ने पहले कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं, कौन भरोसा करेगा। लेकिन जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान सब करते हैं। अगर मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो गई तो यूपी और बिहार बुरी तरह बीजेपी हारेगी। इसलिए जितना इस बात को बीएसपी, कांग्रेस और सपा समझती है कि मायावती जी की भूमिका क्या है, उससे ज्यादा बीजेपी समझती है। इसीलिए वाई प्लस सुरक्षा दे दी आकाश आनंद को। इसीलिए वो चाहेगी कि बसपा इस गठबंधन में न है, वो चाहेगी कि बसपा अकेले चुनाव लड़े। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका कैडर संविधान को दिल से लगा के जाता है। दुनिया की एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसमें किसी देश का संविधान उनकी रैलियों में बिकता है और लोग अपने सीने से लगा के जाते हैं। तो उनका कैडर भी तो ये दबाव डालेगा कि भैया जब संविधान ही खतरे में है, जब इस तरह से कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमें कम से कम संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जातिवार जनगणना, संविधान, सामाजिक न्याय की लड़ाई, किसान, नौजवान के सवाल, यही मुद्दे हैं जो बिहार से लेकर यूपी में विपक्षी दलों के मुद्दे हैं। और यही मुद्दा बसपा का है। तो अभी जोड़ने की बात कर रहा है। बीजेपी अब यही खेल करेगी कि वो नहीं चाहेगी कि बसपा से गठबंधन हो। इसमें सारा खेल बीजेपी का है, देखिए। इसलिए बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह खेल जो बदलेगा पूरे देश में। और कल्पना करिए कि किसी तरह से भले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी घोषित ना हो जाए, लेकिन अंडर करंट के रूप में एक बात अगर पूरे देश में फैल जाए कि 75 साल बाद अमृतकाल के भारत को एक दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा इस देश की राजनीति में? अच्छा, जब बीजेपी यही राजनीति कर रही है तो इसका जवाब क्यों ना यही राजनीति से दिया जाए और इससे कहा जाए कि भैया बताओ जरा, जब सबसे बड़ा ओबीसी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संसद में और जातिवार जनगणना के विरोध में खड़े हैं, तो इससे क्या होगा? नैरेटिव चेंज हो जाएगा। बीजेपी चाहती है राम मंदिर पर, धर्म पर चुनाव हो। और देखिए ना, दिल्ली में आज नमाज पढ़ने वाले लोगों को, सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, एक पुलिस वाला पैर से मार रहा है। उस वीडियो को गांव में पहुंचाया जाएगा और एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जो अपनी इबादत से किस कदर जुड़ा होता है, देखिए आस्था सबकी होती है, इबादत सबकी होती है, उसी सड़कों पर जब कोई कांवड़ लेके घूमे तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, पूरे पुलिस प्रशासन को आप उनकी सुरक्षा में लगा देंगे, तब वो जायज है। और एक नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे रोकने का तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पैर से जूता मार रहे हैं। चाहते वो ये हैं कि इस तरह के वीडियोस पूरे देश में फैलें ताकि एंटी मुस्लिम सिंड्रोम पूरी तरह से फैले, कहीं कोई दंगे जैसी हालात आ जाए, कहीं कोई पत्थर चला दे। और ठीक चुनाव के पहले सीए लाने की बात बार बार, क्योंकि उनके पास 10 साल का इतना विफलता है और अपने बैगेज को संभाल नहीं पा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन को तोड़ रहे हैं। ये पूरी राजनीति है बीजेपी की। इसलिए भीतर से बीजेपी पूरी तरह खोखली है। आप ईवीएम भले उनमें मदद कर दे, ईडी और सीबीआई मदद कर दे, गठबंधन तोड़ना मदद कर दे, तो बीजेपी 400 पार क्या 500 पार कर ले? इसमें क्या आश्चर्य? 400 पार तो बड़ा लिहाज कर रहे हैं वो। उनको तो नारा देना चाहिए अब की बार 500 पार, क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में। इस तरह से ये पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल रही है बुशरा जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मायावती जी आखिरी में निर्णय लेंगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या विरोध में अलग से लड़ेंगी। केसीआर से भी गठबंधन करने की बात चल रही है ना, तो अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर थोड़ा सा हिम्मत इन लोगों ने दिखा लिया, बीजेपी से की साजिश को समझ गए, तो अभी खेल बाकी है। जी, मुझे पता है आपको जाना है, इसीलिए एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे बस पूछना चाह रही थी कि अभी अगर हम ये देखते हैं मायावती की सिचुएशन को, जाहिर सी बात है वो उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में वैसे नहीं है। वो अलग अलग मौकों से आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं या कोई उनका ट्वीट हो जाता है, ऐसे में नाराजगी है जो उनके समर्थक हैं उनमें। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि अगर मायावती आकर एक हफ्ते भी अगर वो एक्टिव दिख जाएं, वो एक बार रैली कोई करके या एक बार कोई जनसभा करके वो अपने समर्थकों को संबोधित कर दे, तो वो सारी नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। मायावती का अभी भी एक करिश्मा है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है वो मायावती जिन्होंने अपनी राजनीति को पूरी तरीके से साइडलाइन किया हुआ है, रादर हम ये कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर है, वो इतनी हिम्मत दिखाएंगी? क्या उनको नहीं लगता कि ये उनके लिए भी डू एंड डाई वाला ही इलेक्शन है? उसके बाद तो फिर क्या होगा वो तो देश
वो देखेगा कि जो कह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि 2024 के बाद अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो फिर पुतिन का उन सबके एग्जाम्पल्स वो देते हैं, तो उससे भी हमें आगाह होना चाहिए। क्या आपको लगता है मायावती ये कदम उठा सकती है? क्या वो आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है? क्या उसके बाद वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है? देखिए बुशरा जी, राजनीति में क्या होता है ना, निर्णय राजनेता लेता है। हम अगर आपके चैनल पर बैठकर ये कहें कि मायावती जी ऐसा कर ही देंगी तो ये थोड़ा ज्यादती होगी। मतलब इसके लिए आपको प्रधानमंत्री वाला आत्मविश्वास चाहिए कि आप कुछ भी बोल दें, तो वो हम नहीं बोल पाएंगे, उतना आत्मविश्वास है नहीं। हम एक कयास लगा रहे हैं। दो ही पॉइंट है मेरे पास कहने के लिए। 12 तक बहन जी, आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 2012 तक। 2012 में वो चुनाव हारती हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। जो पार्टी 2012 तक एक बड़े प्रदेश में 80 सीटें वाले प्रदेश में सत्ता में थी, वो 14 में शून्य पर आ जाती है। उसके बाद 19 में गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी 14 में भी 5 पर थी और 19 में भी 5 ही सीट जीतती है, लेकिन शून्य से 10 सीटों पर पहुंच जाती है बहुजन समाज पार्टी। वही बहुजन समाज पार्टी फिर से ये निर्णय लेती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2022 का विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव में अकेले एक विधायक उनका जीतते हैं, जो उमाशंकर सिंह है, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बसपा की बजाय अपनी छवि और अपने काम से जीते। किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक स्तर कहां है, वो तो इसी बात से तय होगा ना कि उनका राजनीतिक परिणाम, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कहां वो सत्ता में है, कहां नहीं है। इस लिहाज से आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की जो इस समय नेता है ना, मैं मायावती जी के लिए एक बात कहूंगा, उनकी राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी भी जो आपने अभी सवाल में भी पूछा, एक तस्वीर भी अगर आ जाए ना कि उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले में एक मंच सजा है और उसके बीच में मायावती जी हैं और एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या खड़गे साहब हो, कोई भी विपक्ष का, वो तस्वीर अकेले बहुत कुछ करने की क्षमता रखती है। इसलिए मायावती जी एक इमोशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो एक नेता मात्र नहीं है। जब तक वो रहेंगी वो एक इमोशन, उन्होंने उस तबके को आत्मविश्वास दिया है, स्वर दिया है ना, जिस तक लोकतंत्र पहुंचा ही नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को स्वाभिमान दिया, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी दी। अब उनको निर्णय ये लेना है कि आज जो राजनीतिक स्थिति में जहां वो खड़ी हैं, उस जगह पर लड़ाई अब आर या पार की है। अखिलेश यादव जी एक बात कह रहे हैं ना कि संविधान मंथन चल रहा है, एक तरफ संविधान रक्षक खड़े हैं, एक तरफ संविधान भक्षक खड़े हैं। तो वह पार्टी और उस पार्टी की मुखिया, मुझे लगता है कि आज जरूर ये बात सोचेंगी कि अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हमारी पार्टी कैसे बचेगी, हमारी लड़ाई कैसे बचेगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बचेगा अगर उनका बनाया हुआ संविधान ही सुरक्षित नहीं हुआ। और यह बात केवल राजनेता को ही नहीं, मतलब आदरणीय मायावती जी को ही नहीं दिख रही होगी, वो उनके कैडर को भी दिख रही होगी। इसलिए वो कैडर का भी एक दबाव होगा कि अगर आज आप लड़ते हुए नजर नहीं आए, अगर आपने आज खड़े होकर एक स्टैंड नहीं लिया, तो आपका वोटर भी आपसे छटकेगा ना, फिर तो वो उनके पास जाएगा जो संविधान की बचाने की बात करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और आखिरी वाक्य, मायावती जी का जो तरीका है, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी हमेशा देखिए, वो यहां खड़े होकर के बात करती हैं। पूरी दलित मूवमेंट की लड़ाई ही स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। अगर उन्हें सम्मान के साथ उन्हें बातचीत में शामिल किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, दिक्कत अखिलेश यादव जी को हो सकती है, तो उन्होंने ये बात कह दी ना कि वो हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अब इससे ज्यादा राजनीति क्या चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही, अब बहन जी भी थोड़ी कोशिश कर लें, थोड़ी हिम्मत दिखा दें। अगर वो हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं तो जनता निर्णय लेगी। जैसे कई पार्टियां बनी हैं, लेकिन पार्टियों जो वोटर होता है वो ये देखता है कि ईमानदारी से कौन लड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी, और पूरे देश में उसका असर होगा, वो पैन इंडिया लीडर है, तो मैं अभी ये दावा कतई नहीं कर रहा हूं कि वो गठबंधन कर ही लेंगी, या मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि वो गठबंधन नहीं ही करेंगी। अभी भी मौका है। भले ही उन्होंने दावा कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि थोड़ा करीब आते आते
संविधान के बचाने की लड़ाई है, ये उनका कैडर भी जानता है। और अगर आपका कैडर ही आपके ऊपर दबाव डाले तो वो बात कहां जाएगी। और फिर एक वाक्य पर सहमति बनाई जा सकती है कि उनका कैडर देखिए इमोशनल होता है, वो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार आप आदरणीय मायावती जी को बनाइए, देखिए गठबंधन हो जाएगा। वहां एक थोड़ी सी बस समझदारी दिखाने की जरूरत है। जिस दिन कोई गठबंधन की सरकार बन रही होगी और कल्पना करिए कि बसपा 20, 25, 30 सीटें सांसदों के साथ बैठी होगी, कौन नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री मायावती जी बन जाए। लेकिन उसका इंतजार करके एक साझा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। ये मेरी टिप्पणी है जी।